गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज का हम लोगों का रिवीजन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं। एक कॉन्ट्रैक्टी होता है जिसके लिए असेट बनता रहता है, और एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो असेट को कंस्ट्रक्ट करता है। ओब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्टी के जरूरत के और विशेष के हिसाब से होता है, और कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है उस असेट को कंस्ट्रक्शन करके देना। इस कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में कई बार एग्जिस्टिंग असेट वहां पे होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बन रही है, तो एक एग्जिस्टिंग छोटा बंगलो टाइप का वहां हो सकता है, उसको डिमोलिश करने का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहता है। प्लस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में बहुत सारे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्ट हो, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। तो अगर सबका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस एक साथ नेगोशिएट किया हुआ है तो फिर वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो फिर उसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह अकाउंटिंग किया जाता है। और अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन अलग 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 हुआ है तो फिर हर एक को एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हुए, अगर 4 कॉन्ट्रैक्ट है, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग असेट डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर चारों का 4 अलग अलग अकाउंटिंग करना पड़ेगा, उसी तरीके से जैसे अभी हम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ाएंगे। प्रोसेस वही रहेगा पर 4 अलग अलग हिसाब होगा, तो 4 प्रॉफिट लॉस अलग अलग निकलेगा। सबका मिलाकर के एक साथ बनाना होगा तो फिर एक सिंगल प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो ये बड़ा ध्यान देने का चीज होता है। ऑल्दो सीए इंटरमीडिएट में इस चीज को लेकर के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वेदर द 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आर वन और वेदर दे 4 आर सेपरेटली टू बी रिकॉर्डेड। इफ दे आर नेगोशिएटेड एज वन कॉन्ट्रैक्ट, if they are talked about as a single contract, then they are one and we will record only one P&L for that. If they are negotiated separately, then there are 4 contracts, 4 working has to be prepared, 4 profits will arise. अब इसमें क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर का काम करने में जितना पैसा लगेगा प्लस उसमें वो एक फिक्स्ड परसेंटेज या एक फिक्स्ड फीस मिला करके आपसे प्राइस लेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसमें भी रहेगा पर प्राइस फिक्स्ड प्राइस नहीं रहेगा, कॉस्ट प्लस प्राइस रहेगा कि इतना मेरा खर्चा लगा, ये उसमें जोड़ेंगे, ये टोटल पैसा हम आपसे लेंगे। और फिक्स्ड प्राइस में क्या है कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पहले से डिसाइडेड है कि हम आपसे 4500 करोड़ रुपया लेंगे या 420 लाख रुपया लेंगे, एक प्राइस पहले से डिसाइडेड रहता है। जब फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें एक एस्केलेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एस्केलेशन क्लॉज बोलते हैं लोग उसको। उसमें क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में तो 3 साल 4 साल 5 साल भी लगते रहते हैं, तो अगर फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो 4500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह के दाम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसको अगर बेचारे को वही 4500 करोड़ रुपया ही मिलेगा जो कि वो पुरानी प्राइस के हिसाब से हिसाब करके अपना नेगोशिएट किया होगा, तो वो गलत होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में रखता है कि अगर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी रीनेगोशिएट हो जाएगा और हमको इतना रुपया प्राइस वेरिएशन मिलेगा, मतलब 4500 प्लस मेरे को इतना रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। सो वो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में होता है। कॉस्ट प्लस में इसलिए नहीं होता क्योंकि कॉस्ट में वो बढ़ा हुआ मटेरियल, लेबर का दाम ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा और उसका परसेंटेज प्रॉफिट भी 20% जो मिलेगा वो भी ऐड हो जाएगा। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन का क्लॉज नहीं होता, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन का क्लॉज होता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में ये बोला हुआ है कि चाहे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, जो रेवेन्यू और कॉस्ट रिकॉर्ड होगा पीएल में, वो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से होगा इन ऑलमोस्ट 99.99% केसेस। सिर्फ 1% केसेस में या 0.01% केसेस में जब कॉन्ट्रैक्टर को आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, माने कॉन्ट्रैक्ट से रिजल्ट क्या आएगा,
प्रॉफिट लॉस कितना आएगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर इस चीज को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पाता, इफ द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड, तो कॉन्ट्रैक्ट में परसेंटेज कंप्लीशन मेथड नहीं लगा करके उसमें यह होता है कि जितना खर्चा लगा उतना रुपया रेवेन्यू डाल करके पीएल में नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन डाल के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाता है, मतलब साल को खत्म कर दिया जाता है। माने पीएल में जितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ उतना ही रेवेन्यू लिख के नो प्रॉफिट नो लॉस में डाल के साल खत्म हो जाता है। बट दैट हैपेंस ओनली व्हेन द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड। इफ द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी प्रॉफिट लॉस, माने अगर हिसाब किताब हम पूरा कर पाते हैं, देन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड विल बी यूज्ड। पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, व्हेन आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड, कैन नॉट बी। तो मान लो एक सिचुएशन ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे हम लोगों ने किसी को बोला वी आर द कॉन्ट्रैक्टर, ये पूरा जो A7 है ये बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है। तो मान लो हमने कॉन्ट्रैक्टी को बोला कि कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे को बोला एक बिल्डिंग बना दो 4 फ्लोर का, हम उसको बोला 200 लाख रुपया लगेगा। काम चालू हो गया, काम चालू हुआ ईयर 1920 में, मई जून में चालू हुआ, 3 साल लगेंगे। मेरा इस साल टोटल खर्चा इनकर हुआ 60 लाख रुपीस। 200 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 60 लाख मैंने खर्चा कर दिया था। अब इसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने में मेरा और कितना खर्चा लगेगा ये हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, एकदम रिलायबल एस्टिमेट नहीं हो रहा है। तो फिर ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि कितना प्रॉफिट कमाएंगे कि लॉस होगा। आई एम अनेबल टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज इट्स अ यूनिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर प्रोजेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। तो A7 बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है तब तक आप जब पीएल बनाओगे तो जितना कॉस्ट आपका लगा उतना ही रुपया आप रेवेन्यू डाल करके पीएल को नो प्रॉफिट नो लॉस वाले जोन में डाल के साल खत्म कर दीजिए। फिर जब आपका आउटकम रिलायबली एस्टिमेट हो जाएगा तब आप परसेंटेज वर्क डन से काम कर लीजिएगा। अभी तब तक कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू डाल के काम खत्म कर दीजिए, जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया।